हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। देखिए भैया, हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, चीजें उतनी ज्यादा आसान होंगी। तो आज के इस वीडियो से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा सेम ऐसा रहने वाला है, कुछ भी नया नहीं होगा भैया, बस रंग चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पीले रंग का होगा, बस बाकी फॉर्मेट कुछ नहीं। इस तरह से बबुआ आपका रोल नंबर ऐसे यहां फिल करना होगा, डैश डैश करके दिया रहेगा। उसके बाद यहां भैया नाम लिखना होता है आपको पेपर में, ठीक है, जो आप पेपर क्वेश्चन पेपर आप पाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये पृष्ठों की संख्या दिया रहेगा कि कितने पृष्ठ हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि 15 है तो 15 रहे, कितने भी हो सकते हैं उसमें कम ज्यादा। और ये भैया आपका क्रमांक दिया रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हमने बार बार इस पर बात किया है, ये सेट नंबर होता है। जैसे 7 सेट बनेंगे तो सबके सेट नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे यहां पे ऐसे शुरू होगा GH GF GI, इसी तरह से ऐसे भाई सेट जो है सीक्वेंस ऐसे दिया रहेगा। तो ये सेट नंबर होता है और यही कॉपी में भरा भी जाता है, ठीक। इसी से पता चलता है कि आपकी जो कॉपी है, मतलब आप जो कॉपी लिख रहे हैं उसमें कौन से सेट नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक। ये 2026 के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और भैया पूर्णांक आपके पूरे 100 रहने वाले हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं रसगुल्लों कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या बोलते हैं भैया? हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में नंबर कम भी हो जाते हैं तो हिंदी मैनेज कर लेता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना टाइम अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो उसका आधा भी दे दो, आधे से कम भी दे दो। जैसे सब पे भैया आप 3 घंटे दे रहे हो, तो अगर आप 40 मिनट डेली का 40 से 50 मिनट भी इस पर दे रहे हो तो यूं समझ लेना भैया, तब भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मान के चले आप अच्छे से तैयारी करके 90 प्लस ले आते हैं और हम दिलवाएंगे ना भाई, ये आपका ही टारगेट नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है हम आपको उस तरह से तैयार करें कि आप 90 प्लस फोड़े। तो इससे क्या होगा, अदर सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को डिफिकल्ट लगती है तो उसमें कम भी आएंगे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। और बाकी समय जो समय सीमा रहेगी भैया 3 घंटे 15 मिनट, इसमें कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए इतना ही टाइम रहेगा। अब देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं तो भाई यहां पे बेसिक से इंस्ट्रक्शन भी दिया रहेगा। बोलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा जो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होगा। और आपके जो प्रश्न पत्र है भैया, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में? 2 भाग में, ठीक है। खंड का और खंड खा 2 भाग में डिवाइड होगा, ठीक। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं भैया खंड का से। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपका हमने बताया ना एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो खंड का होगा, खंड का यहां से भी भैया आपका 50 नंबर का होगा। खंड जो खा होगा वो भी 50 नंबर। खंड का जो होता है वो पूरी तरह से आपके टेक्स्ट बुक पर डिपेंड होता है। यानी आपकी जो किताब है खंड का, उसके बात कर ले काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, क्या कहते हैं कहानी हो गया, उसके बाद आपका खंड काव्य हो गया, तो ये सब ज्यादातर साहित्यिक परिचय ये सब मिला के होते हैं। और जो सेकंड पार्ट में होता है उसमें अनिवार्य संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर टॉपिक व्याकरण के होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए भैया हमने बताया ना अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे शुरुआत होगी आपके पहले ही क्वेश्चन से, आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि 5-5 मिलाकर 10 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे हिंदी के पेपर में, ठीक है। जिसमें से गद्य साहित्य के 5, काव्य साहित्य के 5, टोटल 10 नंबर। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो भैया यहां पे दिख रहा है कि आचरण की सभ्यता
निबंध के लेखक कौन है? जो आचरण की सभ्यता ये निबंध है भैया, कह रहे हैं कि इसके लेखक कौन है? आपका विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या संपूर्णानंद। ये आपको बताना है। तो भैया आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो रहा है, अगर आप थोड़ा नजर डालें। कभी कभार ये मतलब कई बार देखने को मिला है, ऐसे पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? तो आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? तो याद रखना बच्चों, आपका दे देगा निबंध, कहानी, उपन्यास, ऐसे ऐसे करके दे देगा। ठीक है ना? तो याद रखना, ये जो आचरण की सभ्यता है ये एक निबंध है। ठीक, समझ में आ गया? किसकी रचना? सरदार पूर्ण सिंह जी। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। क्या है भैया? कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? यानी ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसके हैं? अब पहला विकल्प है भैया बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथन हैं। किसके कथन हैं प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कथन हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि उसने कहा था, ये कई बार आया है कि उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, ये कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया उसने कहा था, उसने कहा था एक रोज गोरी हंस के, है ना? तो उसने कहा था भैया किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? तो एक कहानी है। याद रखना क्या है भैया? एक कहानी है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, यहीं से पॉइंट पकड़ना होता है, चीजों को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए बता दे रहे हैं, ये कई बार आया हुआ है। ठीक, क्योंकि विगत 2 से 3 साल का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये कई बार देखने को मिला है। देखिए चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल। तो भैया चिंतामणि ये किसकी रचना है? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी की। यही, और ये भी हमने बताया ना, ये भी याद रखना भैया कि जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है। कई बार पूछा गया, निबंध वाला ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा किया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो विधा कौन सी है? ये एक निबंध संग्रह है, यानी निबंध है। ठीक है, तो किसकी रचना? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भैया गद्य साहित्य का 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो भैया कलम का जो सिपाही है इसके रचनाकार कौन है? तो विकल्प आपका है भैया प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद, या फिर अमृत राय, या फिर यशपाल, या फिर जैनेन्द्र। तो प्यारे बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय, यही सही विकल्प। और एक चीज ध्यान देना भैया, ये जो है, ये जो रचना है कमल, क्या लिख रहे हैं? कमल, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो कलम का सिपाही हमने बताया कि भैया किसने लिखा है, तो इसकी रचना किसने किया है? ये किसकी रचना है? तो याद रखना भाई ये अमृत राय,
अमृत राय। अब अमृत राय है और आपको बता दे भैया इसी रचना के लिए, इस रचना के लिए इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य अकादमी, यानी इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, कलम के सिपाही के लिए। और ये मतलब जो अमृत राय हैं एक्चुअल में ये हैं कौन, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के छोटे बेटे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के ही ये क्या है, पुत्र हैं। आई बात समझ में। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार किया गया है भैया, याद रखना कि कलम की सिपाही के लिए अमृत राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया। चलिए भैया 5 क्वेश्चन तो हो गया आपका गद्य साहित्य। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों काव्य साहित्य में। काव्य साहित्य में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, यही प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन है भैया। ये दूसरे का है, यानी ये अब काव्य साहित्य का रहेगा कि विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सियाराम शरण गुप्त, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो भैया ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये है हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और प्रिय प्रवास में ही ये जो आप पवन दोतिका पढ़ते हो ना, इसी का अंश है। ठीक है ना। चलिए तो इसको समझ में आ गया ये वाला, तो याद रखना ये काफी महत्वपूर्ण रचना है भैया, कई बार पूछी गई है इसकी, हरिऔध जी की। आगे चलते हैं। अगला है भैया, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं कौन है ये बताना है। विकल्प है परमानंद दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है चतुर्भुज दास, दास से लिखा है, दास होगा, चतुर्भुज दास, या फिर चौथा है मुकुटधर पांडेय। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि, देखिए परमानंद दास बिल्कुल नहीं है, सूरदास हो ही नहीं सकते, चतुर्भुज दास ये भी नहीं है। ठीक है, और यहां पे छायावाद के कवि में आ जाते हैं मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, यहां पे कौन है, पांडे जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्योंकि छायावाद एक प्रश्न क्या कर लें भैया, वैसे भी एक महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन बनता है छायावाद से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। देखिए आ गया, अभी था कि छायावाद के कवि हैं, अब है कि कौन से कवि नहीं है। अब यहीं पे क्लियर हो जाएगा। पहला विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, याद रखना कि छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ये सब प्रसिद्ध कवियों में से आते हैं, यानी जो प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें अज्ञेय जी हैं, ये प्रगतिवादी यानी नई कविता इन सब में आते हैं। ठीक है, तो अज्ञेय जी छायावाद युग के नहीं हैं। ठीक, समझ में आ गया, तो ये अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी ये छायावाद युग के कवि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है ये आपको बता देना है। विकल्प है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है मुक्तक, चौथा है गद्य काव्य। तो भैया रश्मि रथी आपने, देखिए आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रश्मि रथी क्या है, एक खंड काव्य है। भाई खंड काव्य आपके बुक में है ना, कि रश्मि रथी है, सत्य की जीत है, उसके बाद क्या है, आलोक वृत्त है। ठीक है, ये सब क्या है, खंड काव्य ही तो है। तो उसमें अगर हम बात कर लें तो जो रश्मि रथी है ये खंड काव्य है,
जो महाभारत से संबंधित है, यानी इसमें जो कर्ण है उसी के यानी कर्ण के कार्यों पर और उसके चारित्रिक विशेषताओं, इन्हीं सब के बारे में क्या है उसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है भैया, तो ये खंड काव्य है। आगे आ जाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे प्यारे रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन क्या है कि बादल को घिरते देखा है। तो बादल को घिरते देखा है, ये किस मतलब किसकी रचना है, किसकी रचना है ये आपको बताना है। मुक्ति बोध की, या नागार्जुन की, या त्रिलोचन की, या अज्ञे जी। तो भैया ये जो है बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? नागार्जुन की रचना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं भैया आगे। अब देखिए हो गया, यहां से याद रखना बहुविकल्पी में फिर से बता देते हैं इनका बहुत बड़ा रोल, यानी 5 नंबर आपका काव्य साहित्य यानी गद्य साहित्य, 5 नंबर काव्य साहित्य, टोटल मिला के भैया याद रखिए आपके 10 नंबर हो गए। ठीक है, तो 10 नंबर बहुत ये बड़े, ठीक, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इनको नहीं जाना, नहीं मतलब ऐसे नहीं छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं जाने देना है, याद रखना। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे, वैसे तो तीसरा क्वेश्चन होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी, दूसरे क्वेश्चन में काव्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न। अब तीसरे क्वेश्चन में आएगा, कहेगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें 2 प्रश्न होंगे, अथवा अथवा करके आएंगे, आप चाहे जो करिए। और ये भी पूरा का पूरा भैया 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। देख सकते हैं भैया ये क्या है, 10 नंबर का, 5 दूना 10। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये आपको पूरा दिया गया जो गद्यांश है इसको पढ़ना है, और इस पर आधारित 5 प्रश्न देगा, और 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होगा। इस तरीके से 10 नंबर का ये प्रश्न बन जाता है। तो चलिए पहले इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। चलिए भैया इसको ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए क्या कहा गया है, इसमें ध्यान से देखिए। कहा गया है बच्चों कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। यार पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का विकास है, मतलब निवास है, तो समग्र राष्ट्र का समस्त राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। हालांकि आपके पास हमने बताया ना बच्चों 2 ऑप्शन होंगे, जैसे अथवा करके एक और है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है। तो प्यारे बच्चों मतलब एक ये गया है। ठीक है, तो आपको जो सरल लगेगा, अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऊपर वाला ही करिए, पेपर में जो आपको सरल लगेगा आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान ले रहे हैं भैया कि आप यहां पर क्या है पहला वाला करिएगा। आप जैसे हमने बता दिया कि आपको ये पहला वाला करना है। ठीक है, पहला वाला करना है, तो चलिए पहले आते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद हम आते हैं डायरेक्टली प्रश्न पर। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है कि अब हम प्रश्नों पर आ जाएं। पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का शीर्षक भैया यानी चैप्टर का नाम क्या है, और उसके बाद बोल रहा है कि लेखक का नाम लिखिए, ऐसा कहेगा। तो पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि भैया यहां पे जगह जगह पर बोल रहा है, जो बोलते हैं ना कि भैया ट्रिक से याद कर लो, ऐसा बात कर लो, अरे कुछ नहीं, ट्रिक फ्रिक क्या है, ट्रिक इसमें कुछ ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। जहां पे भैया राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर होगा, जगह जगह पर राष्ट्र रहेगा, सीधी सी बात। और वो एक बार आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। पता चले बीच में कुछ ऐसे भी अंश हैं जहां राष्ट्र ना आया हो तो क्या करोगे,
जिसमें राष्ट्र शब्द ना आएगा तो आप कहोगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप वाले चैप्टर से है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी चीजों को पढ़ने के बारे में जब हम पढ़े तो ऐसा लगे कि हाँ राष्ट्रीयता की बात हो रही है, राष्ट्र के विकास के बारे में बात हो रहा है, तभी जान जाएंगे कि यार राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो भैया बोला जा रहा है, तो यहां पर देखिए समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी इसमें क्या है, उन्नति के बारे में बात किया जा रहा है, विकास के बारे में, तो यानी ये राष्ट्र से। बाकी वैसे तो रहेगा जैसे राष्ट्र शब्द यहाँ है, ठीक है, यहाँ नीचे राष्ट्र है, तो ये राष्ट्र, यहाँ राष्ट्र है तो राष्ट्र का स्वरूप होगा, ऐसे याद कर लेना है। अब लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। इसके मिल गए 2 नंबर, हो गए, बस हो गए भैया, 2 नंबर मिल गए। अब आगे कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की मतलब अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों लेनी चाहिए। तो जरा देखिए कह रहा है, यहां से आप नजर डालिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव, अतएव का मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि किसी जन को, किसी जन का मतलब वही चीज है, लोग, लोगों को, ठीक है, किसी जन को, आप पूरा वैसे छाप दीजिए कोई दिक्कत ना, किसी जन को छोड़कर, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट में से लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, बट आपको पेपर में शॉर्ट में नहीं लिखना है, आप पूरा ऐसे लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी जन को छोड़कर राष्ट्र, यानी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब बस सीधी सी बात ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो है ना आसान, मतलब कुछ भी नहीं करना होता है प्यारे बच्चों, आपको इसी गद्यांश में प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भैया दूसरे पर। हाँ, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि अभी वैसे भी ये मिट जाएगा, ठीक, क्योंकि बच्चों ये वाला महत्वपूर्ण है, आएगा फिक्स है किसी न किसी सेट में डेफिनेटली। हो गया ना, अब इतना समझ गए। जैसे अब आगे थोड़ा चलते हैं तो अब और प्रश्न आपके सामने आएंगे, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको समझना भाई, यहां पूरा हम लिखेंगे नहीं, पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को अपने शब्दों में क्या करना, व्याख्या करना है। तो आप लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है या लेखक कहता है कि समन्वय के मार्ग से भरे हुए या भरपूर प्रगति और उन्नति करने का। देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर लिखेंगे ये लेखक कहता है कि समन्वय के मार्ग पर चलने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार है। यानी यहां पर क्या है, हर एक व्यक्ति को प्रगति और उन्नति करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे व्यक्ति का। तो आप इसको ऐसे थोड़ा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां कोई एक दूसरे को नहीं रोक सकता है, ठीक है, इसमें सभी का एक जैसा अधिकार है, कोई भी क्या है अपने तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, ठीक। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि कितना कमजोर से भी कमजोर छात्र हो समझ जाए, ठीक। बाकी भैया जो आप जितना बढ़ा चढ़ाकर लिख सको आपकी मर्जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी क्या बताया बबुआ, साफ साफ बताया ना भैया, एकदम साफ साफ बताया प्यारे बच्चों कि किसी जन को पीछे छोड़कर। तो भैया क्या हमने बताया, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर मिल गया ना आंसर कि किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता,
ठीक है, किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगला है समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो जरा देखिए क्या मिला है। देखिए भैया, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति, यही तो मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समन्वय के मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा तो उसे क्या है, भरपूर प्रगति प्राप्त होगी और उन्नति प्राप्त होगी। तो इसमें कुछ भी हमें मतलब ऐसा हुआ कि हाँ बहुत ज्यादा कठिन है, भाई अब ऐसा है नहीं यहाँ की आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मतलब थोड़ा भी आप मन लगा करके इस दिए गए गद्यांश को पढ़ लेते हो तो इसको चुटकियों में हल कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका प्यारे बच्चों ये हो गया पूरा भैया, पूरा का पूरा 10 नंबर आपके जेब में गए। ठीक है, आपका फिर उसके बाद हमने बताया जैसे अथवा है, मान लेते हैं ये ऊपर वाला जो हमने किया नहीं करने का मूड है, कोई दिक्कत ना, वो कठिन लग रहा है नीचे वाला कर लो, भाई नीचे वाला कठिन लग रहा है ऊपर वाला कर लो। तो आपके पास तो 2 विकल्प है, अथवा में आएगा। चलिए तो भैया तीसरा हो गया। अब चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ये भी कितने नंबर का होगा। देखिए तीसरा अगर गद्यांश से है यानी गद्य साहित्य से, तो जो चौथा क्वेश्चन है ये काव्य साहित्य से, ये भी पूरे के पूरे 10 नंबर में आएगा। इसमें भी बोलेगा कि दिए गए पद्यांश को क्या करना है भैया, पढ़ना है और पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, भैया इसको तो करवा चुके हैं महत्वपूर्ण वाले में, कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए इसमें हमने आपको बताया है कि भैया थोड़ा अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे जो काव्य वाला होता है, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखिए इसमें राधिका जी पवन को दूत बना करके, वायु को दूत बना करके भेजती हैं, और मथुरा धाम जब भेजती हैं तो वहां पर क्या मतलब उनको करने के लिए कहते हैं, तो बोलती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। बोलती है राधिका पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, यानी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि तुम मथुरा धाम में जब पहुंच जाओगी तो वहां जो गेह का मतलब इससे घर होता है, तो यहाँ मंदिर से संबंधित है कि वहां पे घरों में, यानी वहां पर घर में या मंदिर कह लें में जो कोई कुसुम का मतलब फूल हो, कुम्हला का मतलब कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ, गेह का मतलब वही घर में पड़ा यानी पड़ा हो, कि यदि तुम्हें वहां पर कोई कुम्हलाया हुआ या मुरझाया हुआ प्यारा सा फूल पड़ा हुआ दिखाई पड़ जाए तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे अपने साथ बहा करके यानी हवा से बहा करके ले जाना और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती। और ये बतला देना यानी इससे क्या हो, जब तुम ऐसा करोगी तो श्री कृष्ण को ये एहसास होगा कि फूल सी एक बाला, कि इस फूल जैसी एक बाला, ठीक, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि दूषित होकर के यानी वो भी क्या है मुरझाई हुई है और आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर घर में वहां पर तुम्हें कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए तो श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना, इससे श्री कृष्ण को ये एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से ये फूल मुरझाया हुआ है उसी तरह से एक मुरझाए हुए फूल की तरह अबला जो स्त्री है या नारी है वो भी आपके प्रेम वियोग में आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। बस सीधी बात। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भैया प्रश्नों पर। किस पे बच्चों, प्रश्नों पर। चलिए भैया प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ, भैया संदर्भ आ गया तो अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि संदर्भ आ गया तो कैसे लिखेंगे भैया। ठीक है, संदर्भ हो प्रसंग हो व्हाट एवर कुछ भी हो, क्या दिक्कत। तो देखिए संदर्भ यहां से लिख रहे हैं या ऊपर से थोड़ा लिख दे रहे हैं संदर्भ, क्योंकि जब डायरेक्टली अगर कहता कि पाठ का नाम, कविता का मतलब कविता का नाम, कवि का नाम, तो डायरेक्ट फट से लिख देते। बट संदर्भ लिखेगा तो लिखेंगे कि प्रस्तुत
प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य साहित्य में संकलित किस चैप्टर से है भैया? पवन दूतिका, पवन दूतिका पहले ही चैप्टर का है भैया। पवन दूतिका से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बबुआ? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं भैया उनका जो सरनेम होता है, इसके रचयिता हरिऔध जी हैं। बट आप पेपर में लिखना तो पूरा, नहीं तो हरिऔध जब लिखेंगे तो ऐसे दोनों तरफ डैश लगा देना, ठीक है? हरिऔध जी हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्या चीज? संदर्भ। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब एकदम आसान आसान प्रश्न रहेंगे क्योंकि आपने पूरा अर्थ समझ लिया। अब उसके बाद कुछ भी कठिन नहीं। कह रहा प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? तो भैया मुरझाए फूलों से की है। आंसर मिलता जाएगा आपको, ठीक है? तो यहां पे लिखना, आप लिखेंगे भैया, एक मिनट लिखेंगे कि राधा ने अपनी तुलना मुरझाए फूलों से की है, फूलों से की है। राधा ने अपनी तुलना मुरझाए फूलों से की है या मुरझाए हुए फूलों से की है। अगला है भैया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए पहले इसको थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं। है ना? देखिए वैसे देख चुके हैं फिलहाल। अब कह रहा है व्याख्या। व्याख्या कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो भैया अब तो इसकी व्याख्या कर सकते हो ना बबुआ? व्याख्या तो कर सकते हो। आप यही लिखोगे कि यहां पर ध्यान देना भैया। देखिए व्याख्या में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है, ठीक, या कवि का कहना है कि राधिका जी पवन से कहती या पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, कि यदि महल में कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए तो उसे अपने साथ लाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। बस सीधा हो गया भैया। वही तो है ना कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो वही सीधी सी बात है, अर्थ भी आसान सा है। अगला है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो यहां पे भैया क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसमें लिखेंगे क्या? यही तो लिखेंगे कि श्री कृष्ण के कमल रूपी, कमलवत का मतलब वही कमल रूपी चरणों को राधा चूमना चाहती है। ठीक है, बस हो गया। अगला है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? तो भैया क्या संदेश देना चाहती है? संदेश यही देना चाहती हैं। तो भैया आप लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हैं कि, हम शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहे हैं केवल आंसर वाला, बाकी आप हमने बताया ना पेपर में कैसे लिखना है, कि जिस तरह ये मुरझाया हुआ पुष्प आपके चरणों को
चूमना चाहता है, उसी तरह फूल जैसी बाला, यानी स्त्री, फूल जैसी स्त्री भी, यहाँ पे फूल जैसी स्त्री का मतलब यहाँ पे राधा से है, राधा के बारे में, स्त्री भी आपके चरणों को चूमना चाहती है, को चूमना चाहती है। ठीक है भैया, यानी उसी तरह फूल जैसी एक बाला भी, यानी फूल जैसी एक स्त्री भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। बस सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो ये देखिए, यही दो सबसे लाजवाब होते हैं। अगर इन्हीं दो को आपने अच्छे से लिख दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों ये दोनों मिलाकर भैया आपके 10 नंबर का हो गया गद्यांश और 10 नंबर का हो गया पद्यांश, तो टोटल 20 नंबर। यानी आपका गद्यांश और पद्यांश मिलाकर यही दो टॉपिक आपको पूरे 20 नंबर देकर जाएंगे। इसलिए भैया आपको गद्यांश और पद्यांश बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से हल करना है। समझ में आया? ये हो गया। चलिए अब आते हैं भैया, जैसे अथवा में मान लिया हमने बताया ना, इसमें भी अथवा होगा, मान लेते हैं वो नहीं करना आपको, आपको ये वाला आसान लगता है, ये करिए कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभिनादान फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यादा। तो ये अभिनव मनुष्य जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है भैया, उस चैप्टर से लिया गया है। इसको पढ़कर आप इसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। देखिए 5वें प्रश्न पर अब भैया आपका जो प्रश्न 5वां 6वां 7वां जो होगा वो आपके भैया बुक में से 5-5 नंबर वाले होते चले जाएंगे। कितने? 5-5 नंबर के। ये आपका भैया बोलेगा 5 के काम में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों, यानी उनकी जो क्या है रचनाएं होती हैं, ठीक है, उसका उल्लेख करना। और ये चीज जरूर अपने दिमाग में अब रख लेना कि अधिकतम जो शब्द सीमा होगी भैया वो 80, मतलब 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है भैया, अधिकतम 80। ठीक, इससे कम नहीं लिखना। आप 100 लिख दीजिए, 150 शब्द लिख दीजिए, बहुत है, उससे ज्यादा मत जाइए। जैसे आपके सामने विकल्प मतलब दे दिया जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, हरिशंकर परसाई, तो इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है साहित्यिक परिचय व कृतियां। ठीक, तो ये हो गया भैया गद्य वाले का। इसी तरह आपका आ जाएगा काव्य वाले में। ठीक, गद्य साहित्य है तो भैया काव्य साहित्य में भी आएगा कवि के बारे में। तो इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख या रचनाओं का उल्लेख। इसमें भी बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा 80 और 5 नंबर का होता है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर कृतियों का यानी रचनाओं का। ठीक, जैसे यहाँ पे हरिऔध जी हैं, गुप्त जी हैं, दिनकर जी हैं, तो किसी एक कवि के बारे में क्या करना है, उनकी साहित्यिक परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिखना है। ठीक, और ये एकदम 100% वाले टॉपिक होते हैं। और अक्सर हमने बताया कि 2 से 3, जैसे ये हो गया, ये आप तैयार कर लो, कोई एक और ऑप्शनल देख लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और तीसरे कवि के बारे में, इसीलिए कहते हैं कि ये फिक्स वाले होते हैं। ठीक, और आपका जो 6ठा क्वेश्चन होगा, 6वां क्वेश्चन भैया ये कहानी वाला होता है। 6वां क्वेश्चन कहानी, जैसे यहां पे दे दिया कि लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर दे देगा किसी कहानी का सारांश, जैसे पंचलाइट वगैरह कहानी का सारांश। और ये भी प्यारे बच्चों 5 नंबर का, और इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अगर आप नजर डालिए तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा यानी साहित्यिक परिचय, वो भी अधिकतम शब्द सीमा 80, जो कहानी वह होगा वो भी शब्द सीमा 80, और ये दोनों 5-5 नंबर के। ठीक है, इसलिए आसान होता है। ठीक, और उसके बाद भैया आपका
ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न संख्या 7, ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर कहेगा किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये भी 5 नंबर का और ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80। अगर हम आपसे कहें कि 100 में 100%, आप भैया 3 टॉपिक तो आपका वैसे ही तैयार है। 100 में 100%, कौन सा बच्चों? यानी 3 टॉपिक, बाकी वैसे 4 क्वेश्चन। जैसे एक काव्य वाला, यानी जैसे काव्य के बारे में बात करें, थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, जहां से आपके 15 से 20 नंबर 100 में 100% फिक्स हो रहे हैं। तो काव्य वाले में जो साहित्यिक परिचय है, यानी इसमें से भैया आपका साहित्यिक परिचय, इसमें से साहित्यिक परिचय, ठीक है, कोई परिचय हो गया कवि में, ये 5 नंबर आपका श्योर है। और उसके बाद फिर इसी तरह से हम गद्य वाला बात कर लें, ठीक है, गद्य वाले में भी बात कर लें, तो इसमें भी भैया जो साहित्यिक परिचय होता है लेखक का, साहित्यिक परिचय, ये भी प्यारे बच्चों कितना 5 नंबर का, ये 5 नंबर फिक्स होता है। फिर उसके बाद जो कहानी, क्योंकि भैया 2 से 3 कहानी आप देखें आएगा तो किताब से ही ना, बाहर से तो कहीं नहीं देगा। तो कहानी हो गया, ये भी 5 नंबर का फिक्स होता है। फिर उसके बाद ये जो हो गया एक खंड काव्य, क्या चीज? खंड काव्य, और ये भी प्यारे बच्चों 5 नंबर का। अगर हम देखें तो इस हिसाब से देखें तो ये आपका 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, मतलब ये भैया आपके पूरे के पूरे 10 यानी सॉरी कहने 10 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी 10 यहां से 10 यहां से, तो 20 नंबर का क्वेश्चन तो भैया आपका वैसे ही फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सिस्टम से, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां 7वां, ये आपको 100 में 100% नंबर देकर जाने वाले टॉपिक, इनको तो 100 में 100% तैयार करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब ये हो गया। तो इसमें भी बोलेगा भैया कि आपके यानी 100 पठित, जैसे आपके जिले में ठीक जो चलता है, जैसे पहला है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा करके कहेगा इसके जो यानी क्या है भैया, जैसे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखना है, या कहीं पर हो सकता है चले मुक्ति यज्ञ, तो मुक्ति यज्ञ का क्वेश्चन, उसके नायक का चरित्र चित्रण, अथवा में इसके खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना है। जैसे कहीं पर चलता है आलोक वृत्त, तो आलोक वृत्त में भी 2 क्वेश्चन कोई एक करना है। कहीं पर श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार का क्वेश्चन, कहीं पे सत्य की जीत चलेगा तो सत्य की जीत, फिर कहीं पे रश्मि रथी चल रहा है तो रश्मि रथी, तो इस तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया, ये आपका खंड का समाप्त। अब शुरू होता है खंड खा। क्या शुरू होता है भैया? खंड खा। अब जो खंड खा होगा ना बबुआ, ये भी 50 नंबर का, खंड खा भी 50 नंबर का, याद रखना। अब खंड खा में ये 2 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं शुरू के ही। ये जो क्वेश्चन नंबर 8वें से आपका होगा का और खा में 7 नंबर का, यानी 14 नंबर यहां से भी समझो आपके जेब में है। बाकी व्याकरण वाले तो फ्री के मिलेंगे ही, अभी जो आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हैं, ठीक, व्याकरण वाले जो क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे वो आपको नंबर दिलाएंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 8 के का में कहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। कितने नंबर का? 7, जिसमें से 2 नंबर संदर्भ के और यहां से 5 नंबर भैया उसके अनुवाद के। तो जैसा एक दिया गया है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते। आगे है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशी किंचित मतलब किंचित दन्यत मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कह रहा है कि आप इसको दिए गए गद्यांश को पहले ढंग से पढ़ लीजिए। अब अच्छी बात है कि अथवा करके आएगा, जैसे अथवा करके एक नीचे और है ना, तो चाहे आप नीचे वाला करेंगे चाहे ऊपर वाला, ठीक है, ये आपके हाथ में है। ठीक, ये आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, आपको जो सरल लगेगा बबुआ वो करिएगा। देखिए इसमें आपने पढ़ लिया, अब आपको यह समझना होगा कि किस पाठ से है।
तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से है, तो संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। क्योंकि भैया ये संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से है, तो वहां से लिख दीजिए, तो संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। अब उसके बाद अनुवाद आप हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे भैया कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है और इसके व्याकरण भी क्या है, सुनिश्चित है ना, क्योंकि यहां साफ साफ बोला जा रहा है कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है और इसके जो व्याकरण है वो क्या है भैया, सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, और इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध की सामर्थ्य यानी क्षमता, अद्वितीयम यानी अद्भुत, ठीक है, श्रुति माधुर्य यानी सुनने का जो गुण है वो क्या है भैया, विद्यमान है। आगे कह रहा है किम बहुना, अधिक क्या कहें, यानी अधिक क्या कहें या ज्यादा क्या बोले, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा, ठीक है, कह रहा है कि चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति, यानी संस्कृत का साहित्य प्रदान करता है, ना तादृशी किंचित दन्यत, ऐसी कोई और नहीं देता। यानी चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य यानी क्या करता है, देता है, ऐसा कोई और नहीं देता। फिर आगे कह रहा है कि मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना, यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्ते, यानी संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत तादृशी, वैसी अन्य कहीं पर नहीं है। तो बड़ा ही प्यारा सा है और ये कई बार पूछा गया है भैया, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखना ये वाला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं भैया, ठीक, ये पूरा का पूरा रेगुलर पूछा जाने वाला है, ठीक, ये जो गद्यांश है याद रखना। तो समझ में आ गया ना अर्थ बहुत अच्छे से, बाकी हमने बता ही दिया। अथवा में जैसे ये आया है महामना मालवीय चैप्टर से है, ठीक, आप लिख लीजिए इसको, वो नहीं समझ में आता। अब उसके बाद आ गया खा में, जिस तरह से का आपका गद्य में चला गया तो खा आपका जैसे उसमें है ना बुक वाले में कि काव्य यानी उसमें गद्य साहित्य काव्य साहित्य, इसी तरह यहां पर भी गद्य और श्लोक चलता है। तो यहां पर यह बोलेगा कि दिए गए पद्यांश में से, या कहेगा दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद, ये भी पूरे कितने नंबर का, 7 नंबर का, जिसमें भैया इसमें भी 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर पूरे अनुवाद के, ठीक है। तो यहां पर भी आप लिखेंगे कि लिखेंगे भैया प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या प्रस्तुत बोलेंगे पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के मतलब संकलित सामान्य हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब जिस पाठ से रहेगा, जिस भी पाठ से, जैसे महामना मालवीय में भी एक श्लोक है तो लिख देंगे महामना मालवीय से, या जैसे लिख जातक कथा में एक ये है तो लिख देंगे जातक कथा से लिया गया है, या फिर संस्कृत ये किससे है, सुभाषित रत्नानी से है तो लिख देंगे सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या लिया गया है, तो जहां से होगा वो लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद अनुवाद हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे जैसे दिया गया है ना में रोचते भद्रम व उलुकस्या राज मतलब उलुकस्या अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। देखो इसको कई बार बता चुके हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये उलूक जातम वाले से ही है, जातक कथा से। इसमें कहा गया है कि ना में रोचते भद्रम व उलुकस्या अभिषेचनम, कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। कि आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, कह रहा है कि बिना क्रोधित के ही इसका मुख ऐसा है, तो सोचो कि क्रोधित होने पर ये कैसा दिखाई पड़ेगा, है ना। उल्लू देखो कैसा दिखाई पड़ता है, आंखें बल्गिंग आइज होती है ना, आंखें बाहर ऐसा लगेगा निकली हुई प्रतीत हो रही, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, लगेगा कि एकदम गुस्से में देख रहा है, घूर कर आदमी डर जाता है देखकर, वैसा है। अथवा में जैसे एक दिया गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धनस धर्मस्य चा धनस्य चा, जिसे इसमें कहा गया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, कि जिस तरह की जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी तरह सर्व विद्याया नाम, यानी उसी तरह क्या है भैया कि सभी प्रकार की विद्या धर्म
और धन का संचय होता है। यानी ठीक उसी तरह से क्या होता है, विद्या हो गया, धर्म हो गया और धन हो गया, इसका भी संचय होता है। यानी ये तीनों भी क्या होते हैं, इनका संचय भी धीरे धीरे होता है। कोई रातों रात पंडित थोड़ी बन जाएगा, ज्ञानी थोड़ी बन जाएगा। और या फिर धर्म ऐसे ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप बस रातों रात क्या हो जाओगे। मतलब यहाँ पे सब चीज कि जिस तरह से जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी तरह से इनका भी संचय जो है वो धीरे धीरे होता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया, आगे देखते हैं। तो ये तो भैया रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9वां देखेंगे। 9वां अब देखिए, यहीं से अब देखेंगे तो भैया आप व्याकरण में धीरे धीरे घुस रहे हैं। अब जितने आएंगे ऐसे फटाफट करते चले जाओ, नंबर मिलते चले जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। अब भैया ये आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। ये देखिए दिया है 1 1 2, यानी 1 नंबर अर्थ का कहेगा, 2 नंबर इस मतलब 1 नंबर इसका वाक्य प्रयोग करने का। तो जैसे यहां पे कहा गया है अन्न जल पूरा हो जाना। अन्न जल पूरा हो जाने का मतलब क्या है, बोलते ना कि भैया आज अन्न जल पूरा हो गया। अन्न जल पूरा होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह विदा हो जाना, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है। ये एक ऐसी स्थिति होती है। अगला अपना ही राग अलापना, इसका अर्थ क्या होगा, अपना राग अलापना यानी अपनी बात को ही बार बार दोहराना, या फिर किसी और की ना, यानी दूसरे की बात ना सुनना, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला है दाल में काला होना का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा भैया, संदेह होना। संदेह। अब देखिए वाक्य, इसका अर्थ भी मतलब वाक्य प्रयोग भी बनाने का होगा, ठीक है। जैसे अन्न जल पूरा हो जाना, आज लिखेंगे कि आज मेरे घर एक स्वामी जी आए, हमने उनको खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो उनका अन्न जल पूरा हो गया, ऐसा लिखेंगे। अगला है अपना ही राग अलापना, जैसे लिखेंगे कि महेश को कितना भी कुछ समझा लो लेकिन वो अपना ही राग अलापता रहता है, मतलब वो केवल अपना ही चालू रहता है। अगला है दाल में काला होना, इसका मतलब क्या है, जब ऐसे जैसे लिख देंगे दाल में काला मतलब संदेह होना, संदिग्ध कोई चीज। जैसे लिखेंगे कि पुलिस ने जब अजय को अकेले में बुलाया तभी ऐसा प्रतीत हुआ कि दाल में कुछ काला है, यानी क्या हुआ, कुछ संदेह हुआ कि भाई अकेले में क्यों बुला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एक वाक्य प्रयोग भी बनाना पड़ेगा, और इन भाई 3 से 4 देगा, जिसमें से केवल और केवल एक का करना है। ऐसा नहीं कि आप 3 से 4 देगा सबके करो, नहीं, किसी एक का, तब तो आपके लिए और अच्छी बात है। भाई आपको लगता है पहला कठिन है, दूसरे का कर दो, दूसरा कठिन लगता है तीसरे का कर दो, तीसरा भी एक और दे, या नहीं देगा तो 3 में क्यों ही कर दो, ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं भैया, आपका 10वां जो क्वेश्चन होगा, जैसे एक और दिया है हमने बताया ना ये, ठीक है। अगला एक और है 4 है कि सूरज को दीपक दिखाना। अब सूरज को दीपक दिखाने का मतलब आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके। अब सूरज का मतलब सूरज समझ सकते हैं कितनी उसमें गर्मी है, अब उसको आप दीपक दिखाओ, ठीक है। जैसे एक कहावत सुने होंगे ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो उसी से मिलता जुलता है ये। इसके लिए आप कमेंट करिएगा कि इसका क्या अर्थ होगा। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे, यानी प्रश्न संख्या 10। अब ये जो 10वां प्रश्न है ये अपठित गद्यांश होगा, यानी किसी किताब से इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी बुद्धि कितनी काम करती है, आप कितने अच्छे से सोच सकते हो, आप कितने अच्छे से हल कर सकते हो इसको, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और ये प्रश्न भी प्यारे बच्चों कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। यानी पहला इसमें 1 1 1 2 2 करके ऐसे 3 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक। कितने प्रश्न भैया, 3 प्रश्न। चलिए देखते हैं
जैसे यहां पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें भी अथवा करके आएगा, फायदा यही रहता है। कह रहा है कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी। ठीक है, आगे कह रहा है कि पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। ये दो ही बात अपेक्षित है। कह रहा है इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर, लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या कह रहा है कि भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हमें बच नहीं सकते, मतलब से हम बच नहीं सकते। ये एक दिया गया, मतलब दिया गया क्या है, अपठित गद्यांश है। जैसा कि आपने इसको पढ़ लिया, अब यहां पर प्रश्न है, देखिए नीचे क्या है भाई, कह रहा है कि सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आ जाइए, कह रहा है सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य है। देखिए अब आते हैं इसमें, सुखी होने के साथ और क्या प्रयत्न कह रहा है साध्य है, थोड़ा देखिएगा। हाँ देखिए यहां पर देखिए भैया, कह रहा है कि पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। तो यानी कह रहा है कि सुखी होने के साथ और क्या होना साध्य है, तो और क्या होना साध्य है का मतलब भैया यहां पे लिखेंगे कि और निर्भय होना भी, निर्भय होना भी क्या है, निर्भय होना भी क्या है, साध्य है। ठीक है, हो गया ना भैया। आप पूरा लिखेंगे, इसे शॉर्ट में नहीं, आप लिखेंगे कि सुखी होने के साथ निर्भय होना भी साध्य है। देखिए मिल गया ना, ये बड़ा आसान होता है, ये जो अपठित गद्यांश होता है बहुत सिंपल होता है। जैसे हो गया अगला क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो भैया निर्भयता के साधन के लिए क्या करना अपेक्षित है, देखिए आ गए, कुछ नहीं करना भैया। देखिए कह रहा है कि यही देखिए, निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है, या दो चीजें अपेक्षित। पहला कह रहा है, पहली तो यहां पर आंसर मिल गया, अब कुछ नहीं करना। भाई कह रहा है कि क्या अपेक्षित है संपादन के लिए, तो यहां पर लिखेंगे पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। बस यही हो गया, यही उत्तर हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है ना, ये आसान होते हैं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ढूंढ ढूंढ कर लिखिए। कह रहा है कि शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किन से है, तो देखते हैं। कह रहा शील, शक्ति और पुरुषार्थ, तो शील, शक्ति और पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहा है। चलिए बताते हैं, अगर आप नजर डालें भैया, देखिए इसमें कहा गया दो बातें। कह रहा है निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे कोई हानि ना हो, और दूसरी यह कि दूसरे हमें हानि ना पहुंचा सके। फिर आगे नीचे जब यहां पर जो बोला जा रहा है, तो इसमें से कह रहा है, देखिए इसमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है। मतलब ये वाली जो पहली बात है, यानी दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय ना हो, इसका संबंध शील से है। और जो दूसरी बात है कि जो हमें भाई कोई हानि ना पहुंचा सके, इनका संबंध शक्ति और पुरुषार्थ से है। तो मिल गया भैया, बस यही तो करना था ना, एकदम कहानी क्लियर हो गई।
समझ में आ गया? तो इस तरह से करना है तो हो गया। मान लेते हैं आपको ये वाला प्यारे बच्चों कठिन लग रहा है, जैसे आपने बोल दिया कि सर ये कठिन लग रहा है, ठीक है, तब आपके पास और विकल्प हो जाएगा। अथवा में एक और प्रश्न ये दे दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें दिए गए नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट तब तक थोड़ा पानी पी लें भाई। चलिए हो गया। अब आते हैं भैया, अब यहां से प्यारे बच्चों वही अनेकार्थी चलेगा, उसके बाद क्या कहते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, रस छंद अलंकार, यही सारी चीजें। और ये तो एकदम से फ्री वाले होते हैं, एकदम ऐसे नंबर देते चले जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 11 के का, इसमें का खा गा ऐसे करके चलेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, और प्रत्येक 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। एक ये हो गया, इसके नीचे एक, जैसे एक कह रहा अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, तो इसका क्या सही अर्थ होगा, ये कौन सा इसमें सही जोड़ा है ये बताना है। तो भैया जैसे अनिष्ट अनिष्ट, बुरा और निष्ठा रहित, दूरस्थ और अविचल, अनंत और अंतिम, या अतिरिक्त और कठोर। तो देखिए भैया अनिष्ट का मतलब होता है, देखिए अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, ठीक, जिसमें मतलब हमने बताया ना कि जो जिसके अंदर बुराइयां भरी हुई हो वो इंसान, ठीक है, बुरा। और अनिष्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर निष्ठा हो ही ना, ठीक है। तो यहां पे इस हिसाब से कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प हो जा रहा है, हमें आगे जाने की क्या ही जरूरत है, पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे होता है अगला क्वेश्चन है कि मात्र और मातृ, मात्र और मातृ, ठीक है, मात्र और मातृ, इसमें बताना है कौन सा होगा कि मंत्र और मान्य, मलिन और मृदु, केवल और माता, मैत्री और मुग्ध। तो भैया समझ रहे हैं मात्र का मतलब केवल और इस मातृ का मतलब माता, तो केवल और माता बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला यानी बा वाला क्वेश्चन मतलब विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भैया, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का ये भी दिया तो रहेगा 4 आपके सामने, बट किसी एक के 2 अर्थ लिखना। अब भाई जब 4 विकल्प हैं, किसी एक का बोल दे तो कितना भी वीक स्टूडेंट हो ये टॉपिक काहे छोड़ेगा। अब इतना तो है नहीं कि वो इतना ज्यादा गधा हो जाएगा कि ना कर पाए, ठीक है। अब वो ही नहीं कर सकता जो बिल्कुल भी ना पता हो कि हिंदी क्या है, फिजिक्स क्या है ना, जिसने कलम ही ना उठाया हो, बाकी तो कर ही लेंगे, याद रखना भैया, क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है प्यारे बच्चों। हम बार बार बोलते हैं ठीक कि आप जितनी भी क्लासेस हैं रेगुलर लिया करो। देखिए इसमें बताना है तात का मतलब क्या होता है, तात का मतलब एक तो भैया यहां पे सूर्य होता है, और एक तात का अर्थ होता है मित्र, क्या होता है, मित्र। अगला है सुरभि, सुरभि का क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों सुरभि का होता है गाय, और गाय में भैया जैसे कामधेनु, कामधेनु, और उसके अलावा बात कर ले सुरभि का मतलब सुगंध भी होता है, और एक सुरभि का बसंत ऋतु भी होता है, बसंत ऋतु। हालांकि यहां पे हमने 3 लिख दिया है भाई, याद है तो 3 लिख दिया, नहीं तो आपको तो 2 ही लिखना है, चाहे आपको 5 याद हो। अब अगला है शिखा, शिखा का मतलब एक होता है चोटी, अब चाहे वो पर्वत की चोटी हो चाहे बाल की चोटी हो, चोटी होगा। अब यहां पे दूसरा शिखा का मतलब होता है किरण,
और एक और शिखा का मतलब ज्वाला होता है। ठीक। नेक्स्ट है मधु। मधु का क्या होता है? मधु का मतलब होता है भैया पराग। ठीक है ना, जो पुष्प में होता है, निकलता है रस, उसे पराग बोलते हैं, पराग। और पराग के अलावा इसका क्या होता है कि शहद। शहद, शहद के अलावा मदिरा या शराब। क्योंकि जो शराबी होते हैं ना, उनके लिए वो मधु है, शहद है। मैं शराबी शराबी, है ना, गाना सुना होगा। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है भैया। हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है गा, यानी गा में है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें भी दो क्वेश्चन रहेगा, दोनों करना है, एक एक मिलाकर 2 नंबर के। कह रहा है कि जो कम बोलता हो, भैया जो कम बोलता है क्या कहते हैं बबुआ? उसे असमवादी कहते हैं या मितभाषी या बातूनी कहते हैं। अब आगे एक विकल्प और है, जो कम बोलता है क्या कहलाएगा ये बताना है। विकल्प एक और है, असंवादी, मितभाषी, बातूनी, विवादी। तो भैया यहाँ पे जो ज्यादा बोलता है वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है मितभाषी कहा जाता है। क्या कहलाता है? मितभाषी कहा जाता है उसे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, नहीं स्क्रीनशॉट क्या करना है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट की तो आदत पड़ गई है कहते कहते। आगे है कि जो बूढ़ा ना हो। अब जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे, मतलब अमर कहेंगे, अजर कहेंगे, अनंत कहेंगे, अनश्वर कहेंगे। अब उत्तर तो पहले ही हमने दे दिया भाई, जो ना मरे वो अमर है, और जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर है, और जिसका कोई अंत ना हो वो क्या है? अनंत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो भैया किन्हीं 2 को शुद्ध करना है। जैसे मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, तो प्यारे बच्चों अनेकों बार, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा, तो अनेक अपने आप में सही होगा। ठीक है, अनेकों बार नहीं बल्कि अनेक बार, अनेक शुद्ध रूप है, अनेकों नहीं होता। सीता ने पुस्तक लिखा, लिखा नहीं भाई, सीता ने पुस्तक लिखी, यहां पे गलती है। ठीक है, आगे है कि गमला मेज में रखा है, तो मेज में नहीं होता है भैया, यहां गलती, यानी मेज पर रखा है, यानी गमला मेज पर रखा है। अगला, मैं महेश को पढ़ाया हूं, नहीं, तो मैंने महेश को पढ़ाया है, या मैं महेश को पढ़ा चुका हूं, इस तरीके से होगा। तो ऐसे गलतियां रहती हैं, और इसमें बोलेगा कि 2 वाक्यों को शुद्ध कर दो भैया, 2 नंबर आपके जेब में। तो भैया ये तो आसान होता है, बच्चे जल्दी ज्यादातर इसको कर ही लेते हैं। अब आते हैं भैया, आपका जो प्रश्न संख्या आपका 12 हो जाएगा। 12वें में का खा गा करके रस छंद अलंकार आएगा, एकदम ये भी आसान, 2-2 नंबर वाले। जैसे 12 के का है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित आपके क्या करना है? परिभाषा, यानी परिभाषा लिखना है, उदाहरण 2 नंबर। ठीक है, करुण रस अथवा शांत रस। अगला है कि अनुप्रास अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिख देना है। और नेक्स्ट है भैया कि चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिख देना है। तो प्यारे बच्चों ये भाई क्या होते हैं, 2-2 नंबर के टोटल मिलाकर 6 नंबर हो जाते हैं। और वैसे भी हमने इस पर एक मजेदार वीडियो अलग से बनाई है, एक वीडियो पर तो मिलियन से ज्यादा बच्चों ने प्यार दिखाया है, एक और वीडियो है, ठीक है ना, जिसपे लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने देखा है, तो आप भी देख लेना। रस छंद अलंकार MK सर जब आप सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगी। ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से बताया है। अगला जो प्रश्न संख्या 13वां होगा, ठीक है, प्रश्न संख्या जो 13वां होगा ये कितने नंबर का? तो ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का भैया? 6 नंबर का। ये होगा क्या चीज? प्रश्न, जो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र।
जैसे यहां दिया गया है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखे। अब जरूरी नहीं यहां शिक्षा के लिए ऋण, किसी व्यवसाय के लिए कह सकता है कि दुकान खोलना है, मत्स्य पालन करना है, कुक्कुट पालन करना है, लेखन सामग्री की दुकान खोलना है, किताब की दुकान खोलना है, मोबाइल की दुकान खोलना है, कुछ भी बिजनेस बता सकता है। लेकिन सबका जो लिखने का फॉर्मेट होगा, तरीका होगा एक जैसे। अथवा में एक और देगा, जैसे किसी पर्यटन स्थल को यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख देना है। ठीक है, यहां पर ज्यादातर भाई साफ सफाई के लिए आता है, जैसे मोहल्ले की सफाई। और जो प्रश्न संख्या 14 होगा, प्रश्न संख्या जो 14 होगा ना बच्चों, इसमें क्या कहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब ये जो होगा पूरे 9 नंबर का, कितने 9। अब आसान होता है, इसको हर एक स्टूडेंट कर लेता है। और बाकी सबसे ज्यादा समस्या अगर होती भी है तो इसमें यह होती है कि आखिर इसको लिखा कैसे जाए। तो भैया जैसे आपके सामने कुछ टॉपिक हैं कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, या साहित्य समाज का दर्पण है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो ऐसे टॉपिक आपके सामने मान के चलिए 4 से 5 आएंगे, किसी एक पर बोला जाएगा। तो इसको तो आराम से कर ही सकते हो, नहीं तो कैसे लिखना है हमने बताया भी है, और भी वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में तो नहीं सोचना। हिंदी का आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, शुरू में इतना ज्यादा आप टेंशन ना लीजिए, अगर नहीं भी तैयारी हो पा रही है, रेगुलर जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करते रहिए बस। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे टॉपिक आप तक लगातार पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।